ठीक, ये स्टैट का चैप्टर 15 का ये हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, इसमें स्टैट का चैप्टर 15 ये चैप्टर 15 स्टैट्स, और चैप्टर 15 का ये आपका क्लास 1 हो गया, पहला क्लास। चैप्टर 15 का ये जो फर्स्ट क्लास है यही है। तो चलो दिखाते हैं बुक में, पहले बुक में दिखाते हैं कि चैप्टर 15 में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है और उसमें क्या चीज़ पढ़ाई करना है। ठीक है, ये देखो चैप्टर 15 का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ये चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर 15 ठीक है का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ठीक है, सब दिख रहा है सही से? ओके, तो 15 के ये 2 पार्ट्स हैं और ये बेसिकली जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, स्टैट का डिफिनेशन याद करो, उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का एनालिसिस कैसे करना है, तो इस चीज़ को देखना है। ठीक है, हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया, अब करना है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो देखो, पहले डेटा 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिवेरिएट, दूसरा होता है बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक वेरिएबल हो, यूनिवेरिएट। सिंगल वेरिएबल है x। और बाईवेरिएट जिसमें 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल मतलब x और y, 2 वेरिएबल, उसको बोलते हैं बाईवेरिएट। अगर यूनिवेरिएट डेटा है तो इसको एनालिसिस करने के लिए बना है चैप्टर 15। और अगर बाईवेरिएट डेटा है तो उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए बना है चैप्टर 18। बीच में चैप्टर 16, 17 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये हमने अभी 3 महीना से प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था यूट्यूब पे, आपने देख लिया होगा सब लोग। तो 16, 17 वही है। अब हमें मेन यही करना है, चैप्टर 15 और चैप्टर 18। सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर फर्दर स्टडी करना है चैप्टर 15। 2 वेरिएबल एक्स और वाई तो उसके ऊपर है चैप्टर 18। ठीक है, अब चैप्टर 15 में क्या है, चैप्टर 15 में 2 यूनिट में ये बटा हुआ है। इसको आप बोल लो यूनिट 1, ये है आपका यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमें पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट 1, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है इसका यूनिट 2। ये है इसका सेकेंड यूनिट, यूनिट 2, यह फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ एवरेज और ऑल्सो कॉल्ड एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करने का मतलब ये है, अगर सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड डेटा है, तो आप उस पर पहला स्टडी क्या करोगे, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज क्या है, मीन, मीडियन, मॉड, इसमें हमें पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर मान लो किसी डेटा का मीन कितना है 50, तो क्या एक्चुअल वैल्यू सब 50 होगा? नहीं, कोई 50 से ज़्यादा होगा, कोई 50 से कम होगा। इसको हम बोलते हैं वेरिएशन, मतलब डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम मीन वैल्यू से क्या डिफरेंस है या क्या डिफ़र करता है, तो उसको भी मेजरमेंट करना पड़ता है कि भाई एवरेज क्या है और ऊपर नीचे कितना हो सकता है वैल्यू, उसी को बोलते हैं वेरिएशन क्या है, या डिस्पर्सन क्या है, या स्कैटरनेस क्या है। दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर का एवरेज, सेकेंड ऑर्डर का एवरेज क्या, सुनो, ये क्या, जितने एक्स है ना, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्स है सबको सीधा जोड़ के एन से डिवाइड कर दो, तो हो गया एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मान लो आया 50, एवरेज 50। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है, कोई 55 है तो 50 से क्या है 5 ऊपर, कोई 40 है तो 10 नीचे,
कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, अलग अलग होगा, सबका वेरिएशन अलग अलग होगा। लेकिन हमें किसी एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू का वेरिएशन नहीं निकालना है ना, हमें तो ओवरऑल निकालना है। तो फिर क्या होता है, अलग अलग जो एक्स है उसका मीन से एवरेज से जो वेरिएशन है अलग अलग है, उन सब का फिर फर्दर निकालना होता है एवरेज वेरिएशन, तब जाके कैलकुलेट होता है वेरिएशन। कहने का मतलब यहाँ भी निकालना होता है वेरिएशन, लेकिन वेरिएशन किसका, यहाँ भी निकालना होता है एवरेज, एवरेज यहाँ भी निकालना होता है, लेकिन किसका, तो अलग अलग जो वेरिएशन है उन सब का एवरेज निकाल दोगे तो ओवरऑल वेरिएशन क्या है वो निकल के आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएशन, डिस्पर्सन, स्कैटरनेस। तो ये कहलाता है एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मतलब एक एवरेज निकाला फर्स्ट, सीधा सीधा निकाल दिया एवरेज, उसके बाद फिर से निकाल जाता है एवरेज ऑफ वेरिएशन, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो चैप्टर 15 में आपको ही पढ़ना है। और चैप्टर 18 जब करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, जब दो वेरिएबल होता है तो वहाँ पढ़ना होता है कोरिलेशन एनालिसिस, और दूसरा है आपका इसमें रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। लेकिन जो चैप्टर 15 है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर से जनरली हर एग्ज़ाम में, और ऐसा बता दिया गया है हर एग्ज़ाम में जनरली आप लगा के चलो, इससे 15 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आपका यूनिट 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो वैल्यू होता है ना अलग अलग, तो उसमें एक एवरेज वैल्यू होता है जहाँ सारे वैल्यू उसके अराउंड होता है, उसके नज़दीक होता है। एक टेंडेंसी होता है डेटा का ऊपर, जैसे मान लो कोई ग्रुप है तो ग्रुप में ना कोई लीडर होता है, तब जितने भी लोग होता है ना उस लीडर के बिल्कुल अराउंड में होता है, आसपास घूमते रहता है, ऐसा टेंडेंसी होता है लोगों का, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो डेटा के अंदर भी वही है। अब ग्रुप ऑफ डेटा है, बहुत सारे डेटा है, तो हमें पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेंट्रल वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो सेंट्रल वैल्यू क्या है, मीन, मीडियन, मॉड, बहुत सारे हैं, वो देखेंगे अभी, निकालना होता है। ताकि ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट करना हो ना, तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीडर चाहिए ना। तो वैसे ही स्टेट के अंदर भी ग्रुप है, डेटा उसमें बहुत सारे हैं, तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू चाहिए ना, तो वो एवरेज होता है, निकालना होता है, ठीक है। उसको हम निकालेंगे और उसका फिर यूज़ करेंगे स्टेट के अंदर। तो देखो आगे क्या है, मेजरमेंट ऑफ एवरेज में जो हम बात करते हैं वो दो तरह का एवरेज होता है। दो तरह का एवरेज है, एक है मैथमेटिकल एवरेज, एक है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा क्या है पोजिशनल या लोकेशनल एवरेज, पोजिशनल या लोकेशनल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल या लोकेशनल एवरेज, दो तरह का एवरेज है। मैथमेटिकल में क्या पढ़ना है, एथमेटिक मीन AM, ज्योमेट्रिक मीन GM, हार्मोनिक मीन HM। ये जो एवरेज है मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल फार्मूला से निकलता है, ये ग्राफ से नहीं निकलता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, ये ग्राफ से नहीं मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर 50 वैल्यू है तो इन सब को निकालने में 50 वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा, किसी को आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये क्या है, देखो पोजिशनल है, पोजिशनल एवरेज है या लोकेशनल है। इसमें क्या क्या आता है, मीडियन जो 2 भाग में डिवाइड करने वाले को बोलते हैं, क्वार्टाइल्स जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, डेसाइल जो 10 भाग में डिवाइड करें, परसेंटाइल जो 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज, याद करो। इन सबको बोलते हैं, इन चारों को क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज नहीं, इन सबको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। और ये ग्राफ से निकलता है, किस ग्राफ से निकलता है याद करो, ओजाइव से। स्पेशली कौन सा ओजाइव, तो लेफ्ट देन ओजाइव से निकलता है। ये सब ग्राफ से निकलता है। मॉड किस ग्राफ से निकलता है बताओ, मॉड निकलता है किससे, हिस्टोग्राम से, हिस्टोग्राम से। तो ये जो वैल्यू है ये ग्राफ से निकलता है, नंबर 1। इन वैल्यूज़ को हम लोग ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। क्या लिखा मैंने, ये सभी वैल्यू के ऊपर बेस्ड नहीं। अगर 50 वैल्यू है तो मीडियन निकालना है ना, तो 50 का यूज़ नहीं करना होता है। मीडियन जो होता है ना बीच में होता है, बीच में क्या है उसी से निकल जाएगा। तो ध्यान दो दोनों एवरेज में क्या डिफरेंस है। फिर चैप्टर का नाम अगर शॉर्टकट में बोले तो क्या बोलेंगे, मीन, मीडियन, मॉड। बट एथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 ये मीन है मैथमेटिकल, जो ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं होता है, फार्मूला से निकलता है, और इसको कैलकुलेशन करने में सारे वैल्यू का यूज होता है। ये जो पोजिशनल एवरेज है ये, ठीक है, ये ग्राफिकली कैलकुलेट होता है और फार्मूला से भी होता है, लेकिन इसके कैलकुलेशन में सभी वैल्यू का यूज नहीं होता, नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। इतना समझ में आ गया। और हम लोग अब सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे, पहले AM, फिर GM, फिर HM, फिर मीडियन, फिर मॉड, इस टाइप से।
तो आ जाओ यहाँ पर देखो अरिथमेटिक मीन, और फर्स्ट देखो आप इंडिविजुअल सीरीज। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है क्या? इंडिविजुअल सीरीज में दो फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, दो फार्मूला है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, जितने भी एक्स सबको जोड़ लो, एन से डिवाइड कर लो, यही मीन होता है। इंडिविजुअल सीरीज में ऐसा होगा। क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज? जहाँ पर सिर्फ एक्स हो, जहाँ पर एक्स हो, अलग से फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा गया है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कैसे निकालोगे मीन? डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट सबको जोड़ो, एन से डिवाइड। और दूसरा क्या है? डेविएशन फ्रॉम ए क्या है? एज्यूम्ड मीन, किसी एक को एज्यूम कर लेंगे, फिर डी निकालेंगे, डी मतलब डेविएशन ऑफ ऑल एक्स फ्रॉम एज्यूम मीन, फिर डी का समेशन कर लेंगे और इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल मीन, आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर पहले समझा देते हैं आपको, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये दो मेथड, क्या मेथड है, कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वन दिख रहा है, ये देखो, ये है इंडिविजुअल सीरीज। कैसे पूछा? अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, एक्स क्या दिया? 5, 6, 4, 6 एंड 8। ये कैसा डेटा है? इंडिविजुअल है। क्यों? अलग से कहीं कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब इसका मीन चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक तो काउंटिंग करेंगे, क्या? 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर 5, ये n 5 हो गया, काउंटिंग हो गया। दूसरा क्या करेंगे? सिग्मा एक्स का मतलब सबका समेशन क्या होगा? 5 + 6 + 4 + 6 + 8 कितना आ गया? 29। 29 को 5 से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, मीन कितना आ गया? 5.8। एक ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड। अब जो दूसरा मेथड है इसमें डेविएशन मेथड, वो समझना यहाँ पर ज़रूरी है। होता क्या है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर इसमें आपको बता रहा हूँ, डेविएशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं वही लेकर चल रहा हूँ, एग्जाम्पल वन। ठीक है, लेकिन मेथड आपको समझना है। एक्स बराबर क्या क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ 5, 6, 4, 6, 8। क्या करो इसमें से आपका जो मर्जी, मान लो मैंने क्या किया, 6 को हमने क्या किया? एज्यूम कर लिया कि ये मीन है। 6 क्या हो गया? एज्यूम्ड मीन, ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम कर लिया। अब क्या करो? डी निकालो। क्या होता है डी? डी को मतलब है डेविएशन। जितने भी एक्स है सब में से एज्यूम मीन माइनस करो। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, फ्रॉम ए मतलब फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से जितने भी एक्स है सबका डेविएशन। ठीक है, तो क्या क्या होगा बताओ, क्या क्या निकलेगा? ये एक्स है, एक्स में से ए में सब में से 6 माइनस करो, सब में से 6 माइनस करो तो क्या होगा? 5 - 6 -1 0, 4 में से 6 माइनस करेंगे -2 0, 8 में से 6 माइनस करेंगे +2। तो ये है जी डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज या ऑल एक्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब क्या करो? सिग्मा डी निकालो। सिग्मा डी सबको जोड़ दो, तो 2 से 2 कट गया, क्या मिला? -1। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल एक्स फ्रॉम क्या? एज्यूमिन कितना है? 6, तो 6 लिखा होगा, फ्रॉम 6। सम ऑफ डेवी, सिग्मा मतलब सम, किसका सम है? डी क्या है? डेविएशंस ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम 6 एज्यूमिन। अब फिर अगर आपको एक्चुअल मीन चाहिए तो क्या होगा? ये फार्मूला लगा दो, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी बाई एन। एज्यूम्ड मीन कितना है? 6 प्लस सिग्मा डी कितना निकला? -1, एन कितना? 5। तो 6 माइनस डिवाइड करोगे तो 0.2, तो क्या आ गया? 5.8। आपको आंसर वही मिला जो डायरेक्ट मेथड से मिला था। अब आपको कहे सर ये तो बहुत घुमा के आपने बता दिया, डायरेक्ट निकालना बहुत ही अच्छा है, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन रुको, होता क्या है, आप सही कर रहे हैं, कभी एग्ज़ाम में आपको ये नहीं आएगा कि आप इस मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकालो, बट मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। देखो क्या मैं बता रहा हूँ, मान लो कोई दे दिया n बराबर 10 और सिग्मा x - 6 इक्वल टू दे दिया
-5 और पूछ लिया कि बताओ एक्चुअल मीन क्या है, एक्चुअल मीन क्या है, ऐसा क्वेश्चन। तो अब जो आपको मैंने जानकारी ये बता दिया, इससे कुछ आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि ये 6 से डिफरेंस, जितने भी एक्स है सबका डिफरेंस कहाँ से लिया, 6 से। तो आपको लगना चाहिए ये तो 6 एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन है। फिर x में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। ये तो d है, ये तो d है, और ये d में सिग्मा लगा है, इसका मतलब सिग्मा d बराबर तो -5 है, सिग्मा d -5 है। तो आपको सब कुछ एज्यूम मीन वाला मेथड समझ में आएगा। और एक्चुअल मीन चाहिए तो आप फटाफट निकाल दोगे। क्या एक्चुअल मीन क्या होता है, लगा फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन a बराबर 6 प्लस सिग्मा d कितना है -5, और डिवाइड में n कितना 10, ये 10। तो बताओ क्या मिला, 6 - 0.5, एक्चुअल मीन आ गया 5.5। तो ये जानकारी होगा तो आप फटाफट एक्चुअल मीन निकाल दोगे, नहीं तो डायरेक्ट मेथड आप लगाएंगे तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। दोनों मेथड होता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो और इसमें ये देखो कि डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन कैसे निकालोगे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का जो मीन होता है, ये फार्मूला है, याद रखो। बस एक ही फार्मूला याद रखना, इसमें ज़्यादा फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फार्मूला है, सिग्मा fx/n। ये कहाँ से निकला, जो इंडिविजुअल का फार्मूला है ना, डायरेक्ट मेथड। यहाँ देखो, जहाँ सिग्मा वहाँ फ्रीक्वेंसी लगा दो, जहाँ सिग्मा वहाँ फ्रीक्वेंसी लगा दो, सिग्मा fx/n। यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का जोड़। n का मतलब क्या होगा, n का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी का जोड़, क्योंकि जहाँ भी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर n का मतलब उसका समेशन होता है। तो ये फार्मूला हो गया आपका। डिस्क्रीट सीरीज याद है, अभी दिखा देंगे, अलग अलग x होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी पहचान बता दिया था मैंने, ये फार्मूला हो गया। और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला याद रखो। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने का ये फार्मूला है। तो देखो, जहाँ डिस्क्रीट का फार्मूला है ना, उससे बनता है कॉन्टिन्यूस। क्या करोगे, जहाँ x है वहाँ पर m लगा दो, मिड पॉइंट। इंडिविजुअल से डिस्क्रीट बनता है, डिस्क्रीट से बनता है कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करोगे, x की जगह मीन लगा दो, m का मतलब मिड पॉइंट। m का मतलब क्या है, m का मतलब है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का एक और नाम है क्या, क्लास मार्क। ये m का मतलब है मिड वैल्यू, क्लास मार्क। ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का फार्मूला बन जाएगा, देख रहा है। तो और देखो एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2, बुक में एग्जाम्पल 2 दिखो। ठीक, एग्जाम्पल 2 में क्या किया गया है, ये देखो, पूछा x बराबर क्या दिया, 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी क्या दिया, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये तुम ऐसे लिख लो, ऐसे यहाँ ऐसे कर दो, यस। ये इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है। पूछा इसका मीन निकालो, हमें दिख गया साफ साफ कि अलग अलग x है और उसका ये फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ भी अलग से नहीं लिखा होता है। अब इस डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसा आएगा, तो fx निकालो, मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5। कहने का मतलब 5 कितने बार है, 5 बार। तो जोड़ रहे हैं हम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25। अब फिर इन सब को जोड़ लो, फिर क्या करो, इन सब को जोड़ लो, सिग्मा fx ये जोड़ लो, 4 प्लस ये 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, इन सबको जोड़ लो। जोड़ने पर क्या मिला, 55। तो ये हो गया सबका समेशन। देखो मीन का क्या डिफिनीशन है, सिग्मा x/n। सिग्मा x/n का मतलब क्या, सबका समेशन ऊपर और नीचे n से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी x है सबका समेशन क्या है, 55। कैसे, 5 है 5 बार तो जोड़ हो गया 25, 4 है 4 बार तो जोड़ हो गया 16। अब फिर इन सबको जोड़ देंगे तो सबका जोड़ आ गया। अब बताओ n बराबर कितना, तो यहाँ पर गलती होता है, n बराबर लोग 5 ले लेते हैं, n बराबर 5 नहीं। बताओ n बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी है ना इसका जोड़। कैसे जोड़ोगे, 1 + 2 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। तो बताओ मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा fx/n 55/15, 5 से काट दिया 11/3। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का मीन ऐसे निकल गया। अब आ जाओ, तीसरा एग्जाम्पल है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये x दिया हुआ है, क्लासेस कंटिन्यूटी में दिया है ना, देखो 10 से 20 20 से 30 30 से 40 कंटिन्यूटी में दिया हुआ है। ये नीचे फ्रीक्वेंसी दिया है, पूछा मीन निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, 15। 30 और 20 50, 2 से डिवाइड करो 25। 30 और 40 70, 2 से डिवाइड करो 35। ठीक है,
अब क्या करते हैं, f इंटू एम करते हैं, ये है ना f इंटू एम, तो 15 इंटू 5 75, 25 इंटू में 2 50, 35 इंटू में 3 105, और इसको जोड़ लो सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम का मतलब 75 50 105 जोड़ लो 230 आ गया। और n बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी है, तो जहाँ भी फ्रीक्वेंसी है वहाँ n का मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़ लो 5 2 7 और 3 10, ये हो गया। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज का मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाई एन। अब सिग्मा एफ एम कितना 230, एन कितना 10, तो मीन आ गया 23। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बन गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ये ऊपर नोट में लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हम लोग बात कर रहे हैं मान लो 20 और 30, इस क्लास में कितने लोग हैं, 2 लोग, 2 लोग। अब पहला का वैल्यू कितना है, दूसरा का वैल्यू कितना है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने एक तरह से एजम्पशन ले लिया, इसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं 25, और क्या मान लेते हैं, इसमें पहला भी 25 है दूसरा भी 25 है। एक्चुअल क्या हमें नहीं दिख रहा है, बट ये एजम्पशन है, तभी इसका मीन निकल पाएगा, नहीं तो मीन नहीं निकल पाएगा। इस क्लास में 2 ही वैल्यू है, हम लोग ये मान लेते हैं कि पहला भी 25 है दूसरा भी 25 है, लो जोड़ कितना हो गया 50। तो ये एक एजम्पशन है, ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है ना, ग्रुपिंग है ना, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं क्या, किसी भी क्लास में जितने भी वैल्यू हैं सभी के सभी वैल्यू इस क्लास के मिड वैल्यू के इक्वल है, ये एजम्पशन है। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ नोट में देखो ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है, ये देख लो। इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ एज्यूम दैट ईच वैल्यू ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू क्लास मिड वैल्यू या क्लास मार्क, ये एजम्पशन है। कभी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, इक्वल टू के बाद रहेगा डैश, डैश के बाद रहेगा ऑप्शन, क्लास मार्क, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास लोअर लिमिट, क्लास अपर लिमिट, तो क्या बोलोगे क्लास मार्क। इस वैल्यू ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू क्लास मार्क, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये आपने सीख लिया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज, यहाँ पर पढ़ना है प्रॉपर्टीज। देखो 2 प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा होगा अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन का ये 2 प्रॉपर्टी है, इसको देखो। हमें क्या पढ़ना होता है, सीक्वेंस में हमें पढ़ना होगा अरिथमेटिक मीन, उसका कैलकुलेशन, उसका प्रॉपर्टीज, फिर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन प्रॉपर्टीज, हार्मोनिक मीन कैलकुलेशन प्रॉपर्टीज, फिर इस एम जी एम एच एम के बीच का रिलेशन, इन सब के रिलेशन होते हैं, इन सब का यूज कहाँ पर किसका यूज करेंगे, ऐसे पढ़ना होगा। फिर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है। फिर मॉड कैलकुलेशन, उसके प्रॉपर्टीज और उसका यूज़ कहाँ पर होता है, इस टाइप से पढ़ना है। तो चलो देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या है अरिथमेटिक मीन का, अगर सारे वैल्यू 10 के इक्वल हैं, इफ़ ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू ए कांस्टेंट, सब किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो बताओ अरिथमेटिक मीन कितना होगा 10। अरिथमेटिक मीन कितना होगा 10 के इक्वल। अब ये प्रॉपर्टी खाली अरिथमेटिक मीन का नहीं है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ अरिथमेटिक मीन का नहीं है। अगर सब 10 के इक्वल है तो कोई सा भी एवरेज 10 ही होगा, मीन 10, मीडियन 10, मॉड 10, ऑल एवरेज सब, अरिथमेटिक मीन 10, ज्योमेट्रिक मीन 10, तो ये सब का प्रॉपर्टी है, ये जितने भी है ना सबका, ए एम जी एम एच एम, मीडियन, क्वार्टाइल 1, डेसाइल, जो भी है सब 10 ही होगा। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद अरिथमेटिक मीन। दोबारा मीन आ गया था, हटाओ इसको, एक मीन आ गया दोबारा। ये देखो ये क्या प्रॉपर्टी है, तो पहले आप इस फार्मूला को देखो, क्या ये फार्मूला सही है। मीन बराबर क्या होता है, सबका जोड़ बाय एन। मीन क्या होता है, सबका जोड़ बाय एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला, सबका जोड़ बराबर कितना, एन इंटू एक्स बार। इसी बात को स्टेटमेंट पे लिखा है, देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, ये तो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट किसका, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन किसके साथ में, विद अरिथमेटिक मीन। इसी बात को यहाँ पर लिख दिया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ, ये देखो एग्जाम्पल में, यहाँ देखो क्या मतलब है। एग्जाम्पल 4, अगर 5 लोग हैं और एवरेज कंट्रीब्यूशन 80 है, एवरेज कंट्रीब्यूशन 80 है, किसने कितना दिया हमें नहीं पता, किसने कितना दिया हमें नहीं पता,
लेकिन उन पाँचों का समेसन क्या होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो n इंटू मीन, मल्टीप्लाई करो 400। पहला ने कितना दिया, दूसरा ने कितना दिया नहीं पता, बट सबका मिला करके जोड़ कितना होगा 400। सबका जोड़ 400 है, 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो 80 आएगा एवरेज। तो ये इसका ये मतलब है कि सबका अगर समेसन निकालना हो तो ये निकल के आ जाएगा। एक्चुअल क्या है हमें नहीं पता। अब इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखो इसका यूज़ आप अच्छा से कर सकते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल 5, 10 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स क्या है 75। अब 2 स्टूडेंट और आ जाता है, उसका नंबर क्या है 60 और 65। 60 और 65 इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो पूछा नया एवरेज क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, क्या करो पहले इफ़ 10 का टोटल निकाल लो। इफ़ 10 का टोटल क्या होगा 750, मल्टीप्लाई कर लो, ये 750 लिखा है मैंने यहाँ पर। अब क्या करो 2 स्टूडेंट और आ गया, 60 और 65 नंबर है, इसको भी जोड़ दो, प्लस 60 कर दो और प्लस 65 कर दो। तो क्या आ गया, ये हो गया सबका जोड़। कितने लोगों का जोड़, ये 10 स्टूडेंट और ये 12 स्टूडेंट का जोड़, 12 से डिवाइड कर दो तो नया एवरेज आ गया। देख लो, तो ये मल्टीप्लाई करके सबका समेसन आता है, ये बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका यूज़ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, हमने कुछ नया लेकर आया तब निकाला मीन, कुछ हटा देना है इसमें से तब भी आएगा मीन। देखो ये एग्जाम्पल 6 देखो, करेक्टिंग ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट है। 10 लोगों का मीन कितना है 40, ये निकाला आपने। बाद में क्या पता चला भाई गलती हो गया, 2 वैल्यूज 35 एंड 50 रॉन्गली टेकन एज 25 एंड 45। क्या हुआ, 2 वैल्यू था 35 और 50 सही था, गलती से क्या ले लिया उसको 25 और 45, इसका मतलब मीन तो गलत निकल गया। तो पूछा करेक्ट मीन निकालो। तो इसके में भी क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्या करो 10 का एवरेज आपने क्या निकाला 40, तो क्या करो पहले मल्टीप्लाई करो, ये n हो गया ये मीन हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिला 400। ये 400 क्या सबका समेसन, सबका समेसन ये हुआ 400। यहाँ देखो सबका समेसन हो गया 400, लेकिन ये 400 है ना समेसन, ये समेसन सही नहीं है, गलत है ये। क्यों, इसके अंदर आप ध्यान से देखो 2 वैल्यूज 35 एंड 50, ये क्या है करेक्ट, ये है करेक्ट वैल्यू। रॉन्गली टेकन एज गलती से 25 45 लिया, ये क्या है इनकरेक्ट, ये है इनकरेक्ट, दिख रहा है ना, यस ये इनकरेक्ट है। हमने इसको निकाल दिया था मीन 40, तो 40 इंटू में 10 400, 400 हमारा समेसन आया होगा पहले जब हमने समेसन किए होंगे तो कितना आया होगा 400। ये 400 गलत है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 45 25 इसके अंदर गलत वाला वैल्यू है। तो क्या करेंगे इसको हटाओ, इसमें 45 25 जो गलत वैल्यू आपने लिया था उसको हटा दो और उसके जगह सही वाला करेक्ट वाला जोड़ दो। तो पहले मल्टीप्लाई करके गलत समेसन निकाल लो, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू हटा दो और करेक्ट वैल्यू जोड़ दो। भाई गलत क्यों था, तो 45 25 इसके अंदर है तो उसको हटाओ और सही जोड़ दो, तो ये आपका समेसन आ जाएगा करेक्ट समेसन। अब फिर n कितना है 10, 10 से ही डिवाइड कर दो, 2 गलत वाला हटा दिया तो 8 का जोड़ आ गया, फिर दोनों सही वाला दोनों जोड़ दिए तो 10 का जोड़ आ गया, 10 से डिवाइड कर दो। तो ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट मल्टीप्लाई करके इनकरेक्ट समेसन आ गया, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू को हटा देंगे, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे, फिर n से डिवाइड कर देंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने साथ में कर लिया। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये कहलाता है डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन पुल्ड अरिथमेटिक मीन। ये जो डिजायरेबल है ना कंबाइन करके निकालने वाला मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, याद करो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसके होंगे, तो जो मैथमेटिकल एवरेज है तो ये प्रॉपर्टी AM का होता है, GM का होता है, HM का होता है, सबका होता है। कंबाइंड मीडियन नहीं होता, कंबाइंड मॉड नहीं होता, क्यों, वो सब मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। याद आ रहा है ना, मैथमेटिकल में क्या है यही है, तो कंबाइंड AM होता है, कंबाइंड GM होता है, कंबाइंड HM होता है। तो ये कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला है, कंबाइंड मीन 1 2। अगर 2 अलग अलग ग्रुप है दोनों को मिला दोगे, देखो क्या है N1 इंटू X1 बार पहला ग्रुप का समेसन प्लस N2 इंटू X2 बार दूसरा ग्रुप का समेसन, दोनों को जोड़ दिए कंबाइंड समेसन डिवाइड कर दो कंबाइंड नंबर से, तो कंबाइंड मीन आपको मिल जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, N1 एक ग्रुप है जिसमें 6 लोग हैं, दूसरे ग्रुप है जिसमें 4 लोग हैं, पहला का मीन 12 दूसरा का मीन 20। तो पूछा बताओ कंबाइंड मीन कितना, बताओ पहला ग्रुप में 6 लोग हैं और मीन कितना 12, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना है 72, फॉर्मूला में रखो पहला ग्रुप का समेसन 72, दूसरे ग्रुप में 4 लोग हैं उसका मीन कितना है 20, मल्टीप्लाई करो 80, तो दूसरे ग्रुप का समेसन कितना है 80, फिर बीच में प्लस कर दो तो क्या हो गया कंबाइंड समेसन, दोनों ग्रुप का समेसन कितना आया 152 और कंबाइंड नंबर कितना है 10, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो कंबाइंड मीन आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसी में आप एग्जाम्पल 8 देखो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पर देखो और क्या यहाँ पर है
एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास 70, एवरेज मार्क्स बॉयज़ का 60, एवरेज मार्क्स गर्ल्स का 75। तो क्या पूछा, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कि उसमें कितने बॉयज़ हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है ये आपका 8। तो एक तरीका क्या है कि ये एवरेज है क्लास का, कंबाइंड एवरेज हो गया, कंबाइंड एवरेज कितना है 70, गौर करो तो कंबाइंड एवरेज हो गया 70, यहाँ पर 70 रख दो। बॉयज़ को मान लो 1, तो ये है x1 का बार, x1 बार रख दो, गर्ल्स x2 बार रख दो। इससे क्या हुआ, n1 n2 का एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक रेशियो निकलेगा, n1 n2 में एक रेशियो निकलेगा, इस फॉर्मूला में रख के आप निकालोगे तो रेशियो निकलेगा। लेकिन इसमें ना टाइम लगता है, ये लेंदी हो जाता है थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो दिया है ना, तो ये बॉयज़ का मार्क्स है, गर्ल्स का मार्क्स है, एवरेज, ये क्लास का है, क्लास मतलब कंबाइंड हो गया दोनों मिला के। तो रेशियो जो इसमें रख करके आप जो रेशियो निकालोगे ना, उसका शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट यहाँ पर है। कैसे निकला देखो, एग्जाम्पल 8 में कैसे निकलता है ये जो है एग्जाम्पल 8, इसमें आप यहाँ रखो बॉयज़ और ये हो गया गर्ल्स। बॉयज़ का एवरेज कितना दिया है जी 60, गर्ल्स का एवरेज 75, और दोनों के बीच में कंबाइंड एवरेज कितना दिया, कंबाइंड दिया 70। तो रेशियो का क्लास तो सबने किया हुआ है, तो याद करो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा, सेकेंड डिफरेंस पहले और फर्स्ट डिफरेंस बाद में, है ना। सेकेंड वाला पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो गर्ल्स का डिफरेंस पहले 75-70 में 5, 60-70 का डिफरेंस 10। तो ये रेशियो मिल गया बच्चे 1:2, ये रेशियो आ गया जो जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो बताओ अगर क्लास में एक लड़का है तो 2 लड़की है, ये मतलब हुआ। इसका टोटल कितना है 3, तो 3 में 1 कितना परसेंट होगा, तो 1/3 इंटू कर दो 100। एक जो है 1, 3 का कितना परसेंट है, ये मतलब हुआ ना। तो कितना परसेंट बॉयज़ है, तो 1 बॉयज़ है कितना में 3 में, तो परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 33.33%। ठीक है, देखो तो इस तरह से ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ठीक है, अब आगे इसमें क्या देखना है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर क्या 4, ये मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, वैसे आपको समझ में आया होगा, एक्स में से हम कुछ माइनस करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। ये क्या है, एक्स का डेविएशन कहाँ से, एक्चुअल मीन से, और उसका सम क्या होगा, हमेशा 0। तो देखो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। अगर अभी आपने एज्यूम मीन से देखा था ना, तो वही काम अगर आप एक्चुअल मीन से करोगे, जितने भी एक्स है सब में से एक्चुअल मीन माइनस करोगे, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव आएगा, उसको जोड़ोगे तो पक्का 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये एक्चुअल मीन नहीं है, ये एज्यूम मीन है। जैसे याद करो अभी मैंने बताया था, ये देखो ये एग्जांपल जो है, इसमें जितने भी एक्स है सब में से आपने क्या माइनस किया 6, तो निकला डेविएशन। इसको जोड़ने पे क्या मिला था -1, 0 नहीं है ना, तो जो 6 है ना एक्चुअल मीन नहीं है, ये एज्यूम मीन है। अगर आप यही काम एक्चुअल मीन से करोगे तो ऐसा होगा, ये आप बिल्कुल याद कर जाइए। क्या याद करोगे, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। और अगर आप स्क्वायर करके जोड़ोगे फिर तो 0 नहीं होगा, क्यों, कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा। तो जो निकल के आएगा ना स्क्वायर करके जोड़ने पे जो निकल के आएगा वो सबसे कम आता है, मिनिमम आता है। उससे कम मीन के अलावा कहीं और से लो डेविएशन, स्क्वायर करके जोड़ो तो उससे कम नहीं आएगा। मीन से डेविएशन का स्क्वायर का सम मिनिमम आता है, लिस्ट आता है। 4 नंबर 5 नंबर प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है, याद रखो। कोई पूछे किस एवरेज से, फ्रॉम विच एवरेज सम ऑफ डेविएशन इज 0, द आंसर इज अरिथमेटिक मीन। ऐसे पूछे फ्रॉम विच एवरेज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम या लिस्ट, तो क्या बोलोगे, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आप बिल्कुल याद कर जाइए। कहीं पर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया कि देखो जी ऐसा है, एक्स में से ना 10 माइनस किया और उसके बाद इसको ऐसे जोड़ा, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या कहोगे आप, इसका मतलब आप कहोगे भाई पक्का 10 जो है ना ये अरिथमेटिक मीन है, ये समझ लेना आप। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गया। अब आप देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, नाम क्या है, चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल या शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। फिर ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये मीन मीडियन मॉड तीनों का है। प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट था, फर्स्ट कि सब इक्वल होगा तो एवरेज भी उसी के इक्वल होगा, वो किसका प्रॉपर्टी है, सारे एवरेज का, सबका। लेकिन 6 नंबर प्रॉपर्टी मीन का है, मीडियन का है, मॉड का है।
तीनों का ही प्रॉपर्टी नंबर 6 है, चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाला। तो ये क्या चीज़ है, तो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा ऐसे। सबसे पहले आप ये समझो, ये प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। एडिंग ए कांस्टेंट, मतलब ये आप समझो कि एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, अरिथमेटिक मीन का लेकर चल रहा हूँ। एक्स बार कितना, मान लो 60, एक्स का मीन 60 है। कोई ये पूछा कि सब में जितने भी एक्स है ना, सब में 5 प्लस कर देंगे तो नया मीन क्या होगा। तो ये होता क्या है, ये होगा जो एक्स का मीन है ना उसमें 5 प्लस कर दो, नया मीन हो जाएगा 65, ठीक है। या कोई ये कि सब जितने भी एक्स है सब में से 2 हटा देंगे, सबको 2 कम कर देंगे, तो अब नया मीन क्या होगा। अब क्या कहोगे, जो एक्स का मीन है ना उसमें से 2 कम कर दो, 60 है, 2 कम करो 58। तो ये सब में कोई कांस्टेंट प्लस करना या सब में से कोई कांस्टेंट माइनस करना, इसको बोलते हैं चेंज बोल दो चाहे शिफ्ट, एक ही बात है, चेंज या शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। प्लस माइनस एक कांस्टेंट को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन या चेंज ऑफ ऑरिजिन। ये देखो, एडिंग अ कांस्टेंट इन ऑल वैल्यूज या सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन। और अरिथमेटिक मीन के ऊपर चेंज ऑफ ऑरिजिन का इम्पैक्ट आता है कैसे, प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। और ये बात खाली मीन का नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसका है, मीन का है। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी ये मीडियन पे भी अप्लाई होता है, और ऐसे ही क्या होता है, मॉड के ऊपर भी होता है। तो मैं एक एग्जांपल मीन का लेकर चल रहा हूँ समझने के लिए, समझो। और देखो, अगर किसी ने क्या कहा कि जितने भी एक्स है सबको डबल कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब इसका नया मीन क्या होगा। अब क्या कहोगे, जो एक्स का मीन है ना उसका डबल कर दो। एक्स का मीन कितना, 60, तो 120 हो जाएगा। कोई कहे जितने भी एक्स है सबको 5 से डिवाइड कर देंगे तो नया मीन क्या होगा। अब क्या कहोगे, जो एक्स का मीन है ना उसको 5 से डिवाइड कर दो। एक्स का मीन कितना, 60 को डिवाइड करो 5 से, कितना होगा 12। इतना ही नहीं, कोई कहे सबको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया मीन क्या होगा। तो क्या कहोगे, जो एक्स का मीन है ना उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -120। तो सभी को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना किसी नंबर से, इसको बोलते हैं स्केल। क्या ये, चेंज ऑफ स्केल। ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल। तो अरिथमेटिक मीन के ऊपर चेंज ऑफ स्केल का भी इम्पैक्ट आता है। कैसे, तो एकदम एज इट इज, इंटू करोगे तो इंटू हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर कोई ऐसे पूछ ले, सब लिख देगा। मान लो एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस कर दिया, बोला बताओ इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, जो एक्स का मीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 माइनस कर दो। तो ये 60 है, 60 दूनी 120, माइनस करो 5, तो क्या आ गया 115। तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, इसमें दोनों हो रहा है। मल्टीप्लाई किया स्केल का चेंज, माइनस किया ऑरिजिन का चेंज, और मीन पे दोनों का इम्पैक्ट आता है एज इट इज। तो एक्स का जो मीन है 2 से इंटू भी होगा और 5 माइनस भी होगा, इस तरह से। अब ये आपने मीन को देखा, अब यहीं पर मीडियन होता है। अगर 60 मीडियन होता तो सब आता मीडियन कितना, मीडियन, तो मीडियन का भी प्रॉपर्टी है, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो इसमें चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, हो गया यहाँ पर। अब इसी बात को ऐसे भी लिखा गया है, देखो क्या, कि x को हम a से मल्टीप्लाई करें। x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक में देख लेते हैं। x को आपने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, तो a किया यहाँ पर स्केल, a किया यहाँ पर स्केल। इसमें क्या किया, b प्लस कर दिया, था b क्या, ऑरिजिन। इसको नाम क्या दिया, y नाम दिया, y। अब तक जितना भी हमने क्वेश्चन लिखा इसमें क्या था, बोला कि इसका मीन क्या है। अब इसको कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन मान लो बाई चांस इसको हमने नाम क्या दे दिया, y। तो ये क्या हो गया, y का मीन हो गया ये। तो यहाँ भी वही चीज़, अगर x को हम चेंज करते हैं और स्केल का चेंज, ऑरिजिन का चेंज, और उसके बाद उसको नाम क्या देते हैं, y, तो कोई पूछेगा बताओ y का मीन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, a, x का जो मीन है उसको a से इंटू करो और प्लस b कर दो, हो गया y का मीन। तो कोई पूछे बताओ मीडियन ऑफ y क्या होगा, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले बता दिया सबका है। अब क्या कहोगे, तो जो मीडियन ऑफ x है उसको a से मल्टीप्लाई करो प्लस b कर दो, y का मीडियन आ गया। कोई ये पूछे मॉड ऑफ y क्या होगा, तो क्या कहोगे, जो x का मॉड है उसको a से मल्टीप्लाई करो और प्लस b करो। क्यों, क्योंकि स्केल का भी इम्पैक्ट आएगा, ऑरिजिन का भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें होगा क्या क्वेश्चन, आपको ये दिया होगा x का मीडियन दिया होगा, तो पूछेगा y का मीडियन कितना है, तो सीधा इसमें बस लगा दो मीडियन,
मीन लगा दो, मीडियन लगा दो, मॉड लगा दो। तो इस चीज़ को कुछ लोगों ने ऐसे कहा, देखो ये आप ध्यान पे देखो, ये एक्स वाई के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन। ये एक्स वाई के बीच में क्या है, एक्स वाई के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है। तो एक्स वाई के बीच में जैसा लीनियर रिलेशन होगा, बिल्कुल वैसा ही लीनियर रिलेशन दोनों के मीन में होगा, दोनों के मीडियन में होगा, दोनों के मॉड में। कोई चीज़ नहीं करना, बस यहाँ मीन मीन लगा दो, मीडियन मीडियन लगा दो, मॉड मॉड लगा दो, ये चीज़। तो ये एक्स वाई के बीच का लीनियर रिलेशन है, तो जैसा लीनियर रिलेशन एक्स वाई में होगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही इसके मीन में होगा, मीडियन में होगा, मॉड में होगा। और इसीलिए इस प्रॉपर्टी का एक नाम पड़ गया लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी। तो देखो मैंने बुक में लिखा हुआ है, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये ऐसे भी आ सकता है। देखो ये देखो, है ना, ये बात हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आप क्या करिए, सीधा इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी। तो अब जरा आप सीधा एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9, y बराबर 10 + 2x, क्या हुआ ध्यान से देखो, x का 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया 10, उसको नाम क्या दिया, y, नाम क्या दिया, y। अब x का मीन दिया है तो y का मीन पूछेगा, x का मीडियन दिया होगा तो y का मीडियन पूछेगा, ये मतलब। तो x का मीन दिया है, पूछा y का मीन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, y का मीन क्या होगा, 10 + 2x मीन, ये तो होगा। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो, यहाँ से देखो क्या होगा, y का मीन क्या होगा, 10 + 2x मीन, यहाँ मीन लगा दो, यहाँ मीन लगा दो, ये हो गया। देखो 10 + 2 × x मीन कितना दिया, 5, तो रख दो, 20 आ गया। यहाँ देखो एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है, ये लीनियर रिलेशन है। अब x का मॉड कितना दिया, 12, तो क्या पूछा, y का मॉड। तो जो चीज़ x का दिया होगा ना वही y का पूछेगा। तो क्या करो, कुछ नहीं, बस सीधा इसमें क्या करो, मॉड चाहिए तो मॉड लगा दो, क्या, 3 × x का मॉड, 3 × x का मॉड कितना, 12, 12 + 5, जैसा लीनियर रिलेशन है ना, बस एक्स वाई की जगह मॉड लगा दो, प्लस क्या होगा 5, y की जगह क्या होगा, मॉड ऑफ y, माइनस में 60 = 0। अब कितना होगा, 36, 36 में से 60 माइनस करो, 24, नेगेटिव का 24, 24 किया उधर, ठीक है, 24 अब 5 से डिवाइड कर दो, तो y का मॉड कितना आ गया, 4.8। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यही देखो x का दिया मीडियन, x का दिया मीडियन, तो कोई पूछेगा बताओ x + 2 का मीडियन क्या होगा, तो +2 है तो 2 प्लस कर दो, 52। पूछेगा इसका मीडियन क्या होगा, तो 2 से इंटू 3 माइनस कर दो, 50 का 2 से इंटू 100, 3 माइनस कर दो, 97। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, मीन मीडियन मॉड सबका है। कहने का मतलब मीन मीडियन मॉड चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्टेड होता है। और कैसे होता है, तो एज इट इज, जैसा मल्टीप्लाई करोगे, जैसा प्लस करोगे वैसा ही हो जाता है। तो ये 6 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा अरिथमेटिक मीन का, जिसमें पहला प्रॉपर्टी खाली मीन का नहीं है, AM, GM, HM, मीन मीडियन मॉड सबका है। अगर सब वैल्यू इक्वल है, किसी के इक्वल है, मान लो k के इक्वल है, तो सारे एवरेज k के इक्वल होगा। और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 खाली मीन का नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी है मीन का, मीडियन का, मॉड का, मतलब लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी मीन का भी है, मीडियन का भी है, मॉड का भी है। ठीक है, तो बाकी हम लोग करते हैं आगे, तब तक इतना करो।